शुरुआत करते हैं भजनलाल शर्मा से। देखिए, एक गरीब घर का बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा। कुछ लोग पचा नहीं पाए। कई लोग खर्ची देकर मुख्यमंत्री बनते थे, यानी पैसे देकर, पैसे पहुंचाकर वो पर्ची मुख्यमंत्री कहने लगे, जबकि नाम आया था क्योंकि एक कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी और एक कार्यकर्ता को इनाम देना था। लोगों को लगता था कि कोई है जो पैदा ही लिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसको उसका हक नहीं मिला। कई लोगों को लगता था कि कई लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको उनका हक नहीं मिला। मगर भजनलाल शर्मा को जब हक मिला तो हर तरफ यह कहा जाने लगा कि पहली बार का विधायक अफसर राज चलाएंगे, एक्सपीरियंस तो है नहीं, अनुभव चाहिए सरकार चलाने के लिए। जैसे तैसे भजनलाल शर्मा सरकार चलाना शुरू किए। सरकार सच्चाई के साथ, सरकार भ्रष्टाचार पर चोट के साथ, सरकार ईमानदारी के साथ, सरकार राजस्थान के प्राथमिकताओं के साथ। प्राथमिकता के साथ इसलिए कहूँगा मैं कि देखिए, अभी जो उन्हें घेरने की एक साजिश चली, साजिश कहूँगा मैं इसलिए कि एक बड़ी साजिश चली थी जो फेल होती हुई दिखाई दे रही थी, इसीलिए आज यूनुस खान आकर फ्रंट पर खेल रहे थे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की है और पानी पर ही राजनीति होती रही, मगर भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो अपनी पहली प्राथमिकता में पानी को ही रखा। अब ये अर्जुन तो है नहीं कि तीर मारेंगे और जमीन के अंदर से पानी निकल के भीष्म पितामह के मुंह में चला जाएगा। पानी लाने की तैयारी के लिए जो लगे हुए हैं उसमें साधुवाद देना चाहिए, मगर पहली बार के मुख्यमंत्री और गरीब घर के बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में देखकर उपहास बनाना आसान हो जाता है। गलतियां पहली बार के मुख्यमंत्री से होती भी है, क्योंकि अनुभव होता नहीं है किससे कैसे ट्रीट किया जाए। वहाँ जो आसपास व्यक्ति है वो हर आदमी चतुर समझता है खुद को और ऐसा मानता है कि सीएम साहब तो कुछ समझते ही नहीं हैं, हम ही समझदार हैं, और आपस में भिड़ते भी रहता है वहाँ पर सुपरमेसी के लिए। कई तरह की समस्याएं पहली बार जो सत्ता संभालता है उसके सामने आता है, मगर भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों की बैठक में साफ दिल से कहना शुरू किया कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सीने पर हाथ रखकर अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर काम करना शुरू करो, क्योंकि जनता ने तुम्हें जिम्मेदारी के लिए चुना है। जमीर जगाकर काम करना आसान नहीं है, क्योंकि जमीर मारकर ही तो ये काम करने आए हैं। फिर भी अगर जमीर जाग गया तो इससे अच्छी कोई बात भी नहीं है। आप जेडीए में चले जाइए, नगर निगम में चले जाइए, भ्रष्टाचार बंद हो नहीं सकता। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, मगर संस्थागत नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल नहीं होना चाहिए। जिस दिन संस्थागत हो गया भ्रष्टाचार, सरकार की बुनियाद हिल जाएगी। अशोक गहलोत के सरकार में ये संस्थाएं भ्रष्टाचार को संस्थागत बना ली थी। इसे खत्म करना आसान नहीं है, और हार की एक वजह यह भी रही, रूठे रहे विधायक, रूठे रहे मंत्री कि लूट की कमाई बंद क्यों कर दी। मगर भजनलाल शर्मा लगातार जूझ रहे हैं इन चीज़ों से। सुरेश ढाका को लाने की कोशिश लगातार चलती रही और ये अच्छी खबर आई तो एक सुकून मिला कि चलो कोई सरकार काम तो कर रहा है, कहीं से एक दबाव तो भी है। एक स्लीपर सेल बनाई गई है सोजी के अंदर जो लगातार काम कर रही है। रात भर जाकर पुलिस वाले पेपर लीक पर काम कर रहे हैं। यहाँ बैठकर बहुत आसान हो जाता है कहना कि सरकार तो काम ही नहीं कर रही है, मगर पेपर लीक के माफिया कितने स्ट्रांग है, कितने मजबूत हैं, नीट वाले मामले में आप देख ही रहे हैं। बिहार से लेकर गोधरा तक कैसे इनके तार जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह से एक एक को तोड़ कर लाना ये आसान काम नहीं है। सीएचओ जैसी परीक्षा को रद्द भी किया। आप कह सकते हैं कि ईओआरओ की परीक्षा क्यों नहीं रद्द की, एसआई की परीक्षा क्यों नहीं रद्द की। इस बात पर हम आपसे सहमत हैं, क्योंकि बहुत सारे सबूत हैं, मगर फिर भी जिस कड़ाई के साथ ये जांच हो रही है, मैंने फिर कहा
पहली बार के मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं है। ये सारे के सारे अधिकारी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के सरकार में कमाए और खाए हैं। ये भजन लाल शर्मा से इतनी आसानी से हिलने वाले नहीं हैं, मगर ये हिला रहे हैं। ये हिला रहे हैं। कई तरह के बेबुनियाद बातें भी उड़ाई गई। मुख्य सचिव सुधांशु पंत और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा में नहीं बनती है। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं बनेगी? मगर इस तरह की बातें इसलिए उड़ाई गई क्योंकि भजन लाल शर्मा को नीचे दिखाया जाए। मगर जो गरीब घर का बेटा होता है वो जानता है कि इन सारी दुश्वारियों से वो निकल कर बाहर आया है। वो जानते हैं हमें किस तरह से यहाँ पर काम करना है। चुनाव में हारने के बाद ये कोशिश की गई कि सारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे एक नैरेटिव बनाया जाए कि ऐसा हाहाकार पानी और बिजली का कभी नहीं रहा जो भजन लाल शर्मा ने बना दिया है। रातों रात बना दिया है। पहली बार गर्मी पड़ी है भजन लाल शर्मा के आने के बाद। अगर अगली गर्मी भी ये समस्या बनी रहती है तो भजन लाल शर्मा दोषी हैं, मगर इसके पहले तो अशोक गहलोत वसुंधरा राजे ही दोषी हैं। मगर वही लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो फेल हो गया। इसलिए यूनुस खान को आज सबसे ज़्यादा प्यास लगी और सबसे ज़्यादा गर्मी लगी। और कहा जा रहा है कि गर्मी और प्यास बहुत सारे लोगों को लग भी रही है, मगर भजन लाल शर्मा काम करने में लगे हुए हैं। और ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है, जाओ भजन लाल शर्मा, राज करो और अपने तरीके से करो। ऐसा राज करो कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ याद करे कि बीजेपी का राज आया था जिसमें भ्रष्टाचार नहीं था, जिसमें लोगों को सहूलियतें मिली थीं। अब ये चुनाव हारे हैं और हार जैसी हार नहीं हुई है, बड़ी हार हुई है। हार के कारणों पर कई तरह से विमर्श किया गया और पाया गया कि जातिगत बंटवारे की वजह से हार ये हुई है। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रूठे हैं तो उसमें भजन लाल शर्मा का क्या दोष? भजन लाल शर्मा तो मंत्रालय बांटे नहीं, अब किसने काटा था पता नहीं। अगर कोई गुजर मंत्री कैबिनेट का नहीं बना है तो इसमें भजन लाल शर्मा का क्या दोष? अगर राहुल कसवा रूठे हैं तो इसमें भजन लाल शर्मा का क्या दोष? रविंद्र भाटी को मनाने की कोशिश तो भजन लाल शर्मा किए ही थे, मगर गजेंद्र सिंह शेखावत भी तो थे। इसीलिए जातिगत समीकरणों में अगर फेल हुए हैं तो इसलिए उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है कि पहली बार का मुख्यमंत्री है, अनुभव की कमी की वजह से गलतियां कुछ हुई है। मगर हाँ, अगर भरतपुर में इंटेलिजेंस फेल्योर है, पता नहीं चल पा रहा है आपको, बांसवाड़ा में पता नहीं चल पा रहा है, बाड़मेर में पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर इसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि कौन से सलाहकार हैं जो आकर बता रहे हैं कि साहब हम चुनाव जीत रहे हैं, उनकी भी खटिया खड़ी करनी चाहिए। मगर जो भी हो, 6 महीने भ्रष्टाचार के मामले में कम से कम बेमिसाल निकले हैं। अगर इसी तरह से राज कायम रहे तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि लूट की दुकान पर शटर लग रहा है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो अंग्रेजी स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। अरे मैं कई कॉलेजों में गया हूँ, ताले नहीं खुलते हैं, ताले, टीचर नहीं है, किराए के 2 कमरे हैं जिसमें ताले लगे हुए हैं। क्यों उन बच्चों के भविष्य बर्बाद किए हैं अशोक गहलोत? साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीएससी के क्लासेस लग रहे हैं, प्रैक्टिकल के लिए प्रयोगशाला नहीं है और बच्चे पास कर रहे हैं। बताइए वो क्या करेंगे? क्या अशोक गहलोत अपने पोते पोतियों को ऐसे कॉलेज में पढ़ाएंगे? इसलिए ज़रूरी है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉलेज खोलकर, डिग्री बांटकर, ज़्यादा पढ़े तो हल से गए और कम पढ़े तो घर से गए। कम से कम इससे बचाव करना चाहिए। इसी तरह हल्ला मचाया गया कि अंग्रेजी स्कूल बंद हो रहे हैं। वही अंग्रेजी स्कूल बंद हो रहे हैं जहां पर टीचर नहीं है अंग्रेजी के, किताबें पहुंच गई है, पढ़ाएगा कौन? पहले टीचर नियुक्त करनी चाहिए थी, ना कि पहले एडमिशन लेने चाहिए थी। खैर, लौटते हैं सियासत की तरफ, क्योंकि कल वो 6 महीने पूरे कर रहे थे भजन लाल शर्मा, और 6 महीने के अंदर एक नए मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर अगर आलोचना हुई है तो कम से कम यह भी देखना चाहिए कि संदेह का लाभ देते हुए उस व्यक्ति ने कितनी ईमानदारी से कोशिश की है कि राज चलाया जाए। पिछले
दो मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा जिनके राज में माफिया हावी थे।